चेष्टा बल निकालना सीखेंगे। चेष्टा बल के ऊपर हमने अपनी पहले एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में हमने अहरगन कैसे निकाला जाता है ये सीखा था, क्योंकि चेष्टा बल निकालने के लिए अहरगन की ज़रूरत होती है। अब उसी वीडियो को हमें आगे कंटिन्यू करना है। उस वीडियो में मुझसे एक गलती हुई थी, जिसमें मैं काल तिथि के लिए कई बार मैंने अहरगन शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि आप लोगों ने मेरी वो गलती पकड़ ली होगी, आप समझ गए होंगे कि जिसे मैं अहरगन बोल रही हूँ वो काल तिथि है, क्योंकि जो 1 जनवरी 1900 की डेट होती है, जहाँ से हम अपने कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं या जहाँ से हम जन्म समय तक के दिनों को काउंट करते हैं, उस तिथि को काल तिथि बोलते हैं, और उस तिथि से लेकर जन्म तिथि तक के दिनों को अहरगन बोलते हैं। आगे वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जब उसमें अहरगन निकाला था, तो जो हमारी दिनों की संख्या आई थी वो हमारी आई थी 24,568.10। इसके अकॉर्डिंग हमें अब चेष्टा बल निकालना होगा। सबसे पहले हमें चेष्टा बल का नियम पता होना चाहिए। चेष्टा बल निकालने के लिए हमारे पास चेष्टा केंद्र होना चाहिए। चेष्टा केंद्र को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो चेष्टा बल आता है। और चेष्टा केंद्र को निकालने के लिए हमें प्लैनेट का औसत भोगांश, वास्तविक भोगांश और शीघ्रोच्च बिंदु पता होना चाहिए। वास्तविक भोगांश वो होता है जिस डिग्री पर प्लैनेट उस समय है, जन्म के समय, यानी जन्म कुंडली में प्लैनेट का जो भी भोगांश होगा वो प्लैनेट का वास्तविक भोगांश होगा। और औसत भोगांश होता है काल तिथि से लेके जन्म समय तक जितना भी उन्होंने गति ली है और उन दिनों के अंदर वो जितना चले हैं और उस हिसाब से वो जिस डिग्री पर पहुंचेंगे वो उसका एक औसत भोगांश होता है। और शीघ्रोच्च बिंदु वो होता है जो सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने पर आता है। तो ये 3 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं चेष्टा केंद्र निकालने के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सूर्य का मध्यम भोगांश निकालना होगा। जो सूर्य का मध्यम भोगांश होगा वही आउटर प्लैनेट यानी मंगल, गुरु और शनि उनका शीघ्रोच्च बिंदु होगा। और जो इनर प्लैनेट होते हैं जिन्हें जो बुध और शुक्र हैं उनके लिए वो मध्यम भोगांश होगा, क्योंकि जो सूर्य की गति है बुध और शुक्र की भी करीब करीब वही गति रहती है, इसलिए जो सूर्य का मध्यम भोगांश है वही बुध और शुक्र के लिए भी मध्यम भोगांश है। तो अब वास्तविक भोगांश हमारे पास है, जो कुंडली में हमारी डिग्री हमारे पास आई है। मध्यम भोगांश बुध और शुक्र के लिए सूर्य का मध्यम भोगांश होगा, और शीघ्रोच्च बिंदु मंगल, गुरु और शनि के लिए वो सूर्य का मध्यम भोगांश ही उनका शीघ्रोच्च बिंदु होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मंगल, गुरु और शनि के लिए मध्यम भोगांश निकालना है और बुध और शुक्र के लिए शीघ्रोच्च बिंदु निकालना है। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें अहरगन की ज़रूरत होती है, और सबको कैलकुलेट करने का मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ सबके लिए टेबल अलग अलग दी गई हैं, क्योंकि सबकी गति अलग है। तो हर प्लैनेट कितने कितने दिन में कितने डिग्री चलता है, तो उसके लिए हमें एक अलग से टेबल दी जाती है, और उस टेबल के अकॉर्डिंग हम ये सब कैलकुलेट करते हैं। आज हम अपनी वीडियो में गुरु के लिए मध्यम भोगांश कैसे निकालेंगे वो कैलकुलेट करना सीखेंगे, और उसी के एग्जाम्पल के साथ आप बाकी प्लैनेट को भी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो सीख लेंगे। तो मेरे पास ये जो बुक है, मैं इस बुक का इस्तेमाल करती हूँ, दीपक कपूर सर की है, जिसका नाम है खगोल एवं गणित ज्योतिष। इसमें से मैंने वो टेबल लिए हैं। आपके पास जो बुक हो जिसमें ये टेबल दिए हों आप उस बुक को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यही बुक ले सकते हैं। इसमें वो टेबल दिए गए हैं। आप देखेंगे कि इस बुक में पेज नंबर 213 पर सूर्य के लिए औसत भोगांश दिया गया है, औसत भोगांश के लिए टेबल दिया गया है। और पेज नंबर 214 पे मंगल, गुरु और शनि के लिए जो मध्यम भोगांश निकालने का टेबल है वो दिया गया है। साथ ही 216 नंबर पेज पर शीघ्रोच्च बिंदु निकालने के लिए बुध और शुक्र के लिए टेबल दिया गया है। अब आप इस टेबल में देखिए, आज हमें इस वीडियो में हमें गुरु के लिए निकालना है। तो गुरु, जहाँ पे ये गुरु का लिखा हुआ है, गुरु के लिए जो टेबल बना है, आप इसमें देखेंगे कि 000 टाइम पर, इट मीन्स रात के 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे, जब टाइम 00 है, मिनट सेकंड नहीं बढ़े हैं, उस दिन 1 जनवरी 1900 को बृहस्पति की जो औसत स्थिति थी, यानी उस वक्त बृहस्पति जिस डिग्री पर थे वो थी 220 डिग्री 0.04। तो एक हमें ये डिग्री लेनी है, दूसरी हमें इस डिग्री से जन्म समय तक गुरु किस डिग्री पर पहुँचे वो डिग्री लेनी है, और उन दोनों को हमें प्लस करना है। तो ये तो हमें दे रखा है कि 1 जनवरी को गुरु की डिग्री कितनी थी, आगे वो
जन्म समय तक कितनी डिग्री पर पहुँचे वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ से टेबल इस्तेमाल करना होगा। अब इस टेबल में देखिए कि यहाँ पे हमें आहरगन दिया गया है कि वो 24,568 है। अलग अलग यूनिट है, इनको हमें ये पूरी एक यूनिट, इसमें कई हैं जिसमें 10,000 की, 1000 की, 100 की, तो वो सारी दी गई हैं, उन्हें हम सबको अलग कर लेना है। जैसे हमारे पास सिर्फ 24,000 की जगह हम 20,000 का एक कॉलम बनाएंगे, 4,000 का दूसरा, 500 का दूसरा, 60 का दूसरा, 8 का दूसरा और 0.10 का दूसरा। तो इससे हमें अलग अलग वो टेबल इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए कि 10,000 वाली एक रो दे रखी है जिसमें हमें फर्स्ट में 10,000 की वैल्यू है, फिर सेकंड में 20,000 की वैल्यू है। ऐसे ही थर्ड में जाएंगे तो वो 30,000 की होगी, फोर्थ में जाएंगे तो वो 40,000 की होगी। तो यहाँ पे हमें क्योंकि 20,000 की वैल्यू लेनी है तो हमने यहाँ पे 20,000 की वैल्यू ले ली। इसी तरीके से फिर हम 1000 वाली रो में जाएंगे तो 1000 वाली रो में क्योंकि हमारे पास 4000 है तो हमें 4 नंबर के सामने और 1000 वाली रो में जो डिजिट दी गई है हम वो ले लेंगे। इसी तरीके से फिर हम 100 वाली रो में जाएंगे और क्योंकि हमें 500 के लिए देखना है तो हम 5 के सामने वाली रो में 100 वाली लाइन में जाएंगे, तो फिर हम वो 500 की जो वैल्यू होगी वो लिख लेंगे। इसी तरीके से जब हमें 60 के लिए लेना होगा तो हमें टेंस वाली रो में जाना होगा और 6 के सामने वाली डिजिट को लेना होगा। और फिर हमें वंस वाली रो में जाना होगा तो हमें क्योंकि 8 दिन है तो हमें वंस वाली रो में 8 के सामने जो डिजिट भी होगी वो लेनी होगी। अब लास्ट में जो हमारे पास पॉइंट्स में दिन है, क्योंकि जो कुछ घंटे थे उन घंटों को जो हमने दिन में कन्वर्ट किया था उसके लिए हमें बनाना है। तो जो डिजिट वंस वाली है उसकी वैल्यू हम लेंगे और उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी हमारा आएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और ये जो हमारा पूरा टोटल करके होगा ये हमारी हो जाएगी प्लैनेट की काल तिथि से लेके जन्म तिथि तक की गति या उसकी डिग्री। अब इस डिग्री को और ये जो प्लैनेट की औसत डिग्री हमें बताई गई है जो इस टेबल में हमने देखी थी उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो भी हमारे पास ये आती है डिग्री, ये किसी भी प्लैनेट के लिए उसका मध्यम भोगांश होता है। या इस तरीके से जब हम सीग्रोच बिंदु कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ये उसका सीग्रोच बिंदु होता है। लेकिन क्योंकि ये डिग्री जैसे यहाँ पे हमारी 821 डिग्री आ रखी है तो इतनी डिग्री तो होती है, चक्र तो हमारा 360 डिग्री का है। यानी कोई भी प्लैनेट जब 360 डिग्री घूमता है तो उसके बाद फिर 0 डिग्री पर आता है, फिर वही सर्कल चालू होता है। इस तरीके से 360 से ज़्यादा हमारी ये डिग्री नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस डिग्री में से 360 डिग्री के जितने भी मल्टीपल होंगे वो हटाने पड़ेंगे और इसे उस डिग्री तक लाना होगा जब ये 360 के अंदर आएगी। यानी 360 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें एक चीज़ और समझनी है कि कुछ टेबल में हमें इसके साथ करेक्शन दी हुई है कि करेक्शन करनी है। जैसे आप ये देखेंगे यहाँ पे कि मंगल के लिए कोई करेक्शन करने के लिए नहीं बताया गया है और गुरु और शनि के लिए करेक्शन बताई है और बुध और शुक्र के लिए भी करेक्शन बताई है। तो वो करेक्शन आपको साथ में करनी है। पहले आप उस करेक्शन को यहाँ पे करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट की डिग्री आएगी उसके लिए हम उसमें से हम 360 के मल्टीपल घटाएंगे। अब यहाँ पे हमें जो गुरु के लिए टेबल दिया गया उसमें हमें क्या करेक्शन करनी है, आप देखिए गुरु के लिए जो करेक्शन हमें बताई गई है वो 3.33 प्लस 0.0067 और टी लिखा है और ये हमें दिया गया है कि ये संशोधन हमें घटाना है, माइनस करना है उसमें से। तो इसको हम ये जो हमारा टी लिखा है जहाँ पे उसका मतलब है टाइम, यानी वो टाइम जितने वर्षों के लिए हमने लिया है, यानी जन्म काल तिथि से लेके जन्म तिथि तक कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी वो हमारी 67 थी और क्योंकि 1 जनवरी से ही हमारी डेट स्टार्ट है इसलिए यहाँ पे 67 ईयर कंप्लीट हुए हैं। तो इस टी की जगह हम 67 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये हमने डिजिट लिखी 3.33 प्लस 0.0067 मल्टीप्लाई 67। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले हमें ये 0067 जो है मतलब 0.0067 को मल्टीप्लाई 67 करना है। पहले हम इन दोनों को प्लस नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ प्लस माइनस करते हैं तो हमें बॉडमास वाला रूल यूज़ करना पड़ता है। उसमें अगर डिवाइड का है तो पहले हम डिवाइड का करते हैं फिर हम मल्टीप्लाई का करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे और प्लस बाद में करेंगे। तो पहले हमने इसको 0.0067 को
67 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने उसमें ये डिजिट ऐड कर दी। तो उसे ऐड करने के बाद जो हमारे पास डिजिट आती है वो आती है 3.7789। इस डिजिट को हम इसमें ऐड कर देंगे, जो भी हमारे प्लैनेट के लिए औसत भोगांश और वो जो भी उसका काल तिथि से लेकर जन्म तिथि तक का भोगांश बना था, उन दोनों को जोड़कर जो हमारे पास भोगांश आया था उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये डिजिट आई 817.8191। अब इस डिजिट में से हम मल्टीपल निकाल देंगे 360 के। तो इसमें से हमने मल्टीपल निकाले तो हमारे पास डिजिट बचती है 97.8191, यानी ये गुरु के लिए मध्यम भोगांश है। अब इस मध्यम भोगांश, हमारे पास मध्यम भोगांश हमारा आ गया। इसी तरीके से हमें सूर्य का टेबल यूज़ करके सूर्य के लिए मध्यम भोगांश निकालना है। तो जो सूर्य का मध्यम भोगांश होगा वो गुरु का सीग्रोच बिंदु होगा। और फिर हम उन डिजिट को लिखकर, क्योंकि जो हमारा सूर्य का मध्यम भोगांश है वो हमने गुरु का सीग्रोच बिंदु मान लिया, और गुरु का ये हमारे पास औसत भोगांश आ गया। वास्तविक भोगांश हमारी कुंडली में है, और फिर जब हम इन दोनों भोगांश को प्लस करेंगे और फिर उसे सीग्रोच वाली डिग्री में से माइनस करेंगे, और पहले हम ये औसत भोगांश और मध्यम भोगांश को प्लस करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। उसके बाद जो डिजिट हमारे पास आएगी उसे सीग्रोच में से माइनस करेंगे, वो हमारा चेष्टा केंद्र होगा। और उस चेष्टा केंद्र को हम जब 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास चेष्टा बल आ जाता है। तो ये था चेष्टा बल कैलकुलेट करने का मेथड। आप बाकी प्लैनेट्स के लिए भी ये टेबल यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं चेष्टा बल।